हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी की। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में है कि किसी व्यक्ति का जो बिहेवियर है और उसके जो मेंटल प्रोसेस है उसकी हम जब स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के लिए हम किन किन मेथड का यूज़ करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, लॉन्गिट्यूडनल मेथड, इन सब मेथड के बारे में हम जानेंगे कि इन मेथड में कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड आता है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का मतलब है अंतर्निरीक्षण, यानी खुद के बारे में जानना कि कैसे हम इस मेथड को यूज़ करते। तो सबसे पहले इस मेथड के बारे में विल्हेल्म वुंट ने जब अपनी साइकोलॉजी की सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल एंड लेबोरेटरी स्टैब्लिश की थी, उस टाइम सबसे पहले विल्हेल्म वुंट ने इसके बारे में बताया था कि क्या होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में ये होता है जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं, कोई भी इंडिविजुअल उसके अंतर्मन में क्या बात चल रही है उसके बारे में जानता है। इसमें मेन 3 एलिमेंट्स बताए जाते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो सबसे पहले 3 एलिमेंट जो बताएं उसमें है 3 एलिमेंट बताएं। एक है सेंसेशन, मतलब संवेदना होना किसी के लिए। दूसरी बात करते हैं फीलिंग, यानी हमारा जो भाव है किसी भी चीज़ को लेकर उसका होना। और तीसरी बात करते हैं इमेज की, कि उसकी कोई प्रतिमा बनना। जब कोई व्यक्ति अपने जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है उनमें इन तीनों एलिमेंट्स को मिला देता है, जैसे कि कोई भी किसी चीज़ को अपने आप से रिलेट करना, कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसने उस चीज़ को देखा, सेंस किया, फिर उसे दुख हुआ, उसने उसको फील किया और फिर उसने ऐसा सोचा कि ऐसा ही एक्सीडेंट एक बार पहले हुआ था, उसको इतनी चोट आई थी, वो इतने दिन एडमिट रहा था, तो उसने उससे रिलेट करके उसकी एक इमेज बनाई। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड में इस प्रकार से बताया जाता है कि इसमें क्या है, व्यक्ति कई बार जो अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है उनका ऑब्जर्वेशन न करके कुछ जो बाहरी फैक्ट्स होते हैं उनका भी ऑब्जर्वेशन करके उसके बारे में बताते हैं, तो जिसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि टीचनर ने, जो कि विल्हेल्म वुंट के स्टूडेंट थे, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में बताया। तो उन्होंने क्या बताया कि इंट्रोस्पेक्शन जब कोई व्यक्ति करता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कि किसी के बारे में पहले से कोई बात जानते हो, उसकी कोई भावना हो तो उसके बारे में कोई भी बायसनेस या मतलब कोई पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए, कि मैं ये अपना खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे खुद के बारे में स्टडी करनी है तो मैं इसके बारे में ये गलत बता दूँ, तो ऐसे पक्षपात की भावना नहीं होनी चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन करने वाले व्यक्ति को हमेशा अटेंशन की जो उसकी क्रिया होती है उस पर पूर्ण रूप से कंट्रोल होना चाहिए। जब वो अपने बारे में ध्यान लगा रहा है कि मुझे इसके बारे में स्टडी करनी है तो कोई अदर स्टिमुलस आ जाता है तो उसका अटेंशन में फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो काम कर रहे हैं उसी पर अटेंशन होनी चाहिए। जो वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है वो जो व्यक्ति है उसकी जो फिजिकल और मेंटल रूप से फ्रेश होना चाहिए, ताकि उसमें फटीगनेस ना हो, ताकि करते करते मतलब बीच में जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या अपनी स्टडी कर रहा है तो उसके बीच में थक न जाए। और जो ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है वो जो व्यक्ति है उसको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि एक बोझ समझ के बोर्डम रूप में उसको वो लागू करें, बल्कि इंटरेस्ट के साथ में अपनी स्टडी करें। इसके इंट्रोस्पेक्शन मेथड के कुछ गुण भी होते हैं, कि जैसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड ये है, कोई व्यक्ति अपने बारे में कर रहा है तो खुद के बारे में जानता है अच्छे से, तो अच्छे से डीप स्टडी कर सकता है, ताकि क्योंकि कुछ बातें ऐसे होती है दूसरों को नहीं बता पाता तो स्टडी ढंग से नहीं हो पाती। और जो
इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, ये एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड है। इसमें कॉन्शियस एक्सपीरियंस भी होते हैं। इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं कि ये सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव होने के कारण इसमें सब्जेक्टिविटी की गुंजाइश काफ़ी अधिक होती है। ये तो मतलब कभी कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति अपने जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस का जब इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करता है तो देखता है कि धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप ही चेंज होने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है उसके द्वारा कई प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका मतलब सॉल्यूशन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि व्यक्ति जानता तो है, उनके बारे में अवेयर तो रहता है, परंतु वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता किसी भाषा में कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ पर दूसरे को समझा नहीं पा रहा। तो ये इसकी डिमेरिट्स हो गए। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब है कि प्रेक्षण करना। इसके बारे में वॉटसन ने बताया। वॉटसन जो है वो बिहेवियरिज्म के जनक हैं। तो उन्होंने बताया कि ऑब्जर्वेशन, जैसे हम कोई भी किसी बच्चे की स्टडी कर रहे हैं या कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में देख के उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन होता है कि किसी भी प्राणी का या जीव का जो बिहेवियर है उसमें बिना किसी बायसनेस के भाव से उसको ऑब्जर्व करना, उसका अवलोकन करना और फिर एक रिपोर्ट बनाना, ये इसमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी का गुण पाया जाना चाहिए। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो 3 तरीके से होता है। पार्टिसिपेंट यानी कि सहभागी प्रेक्षण कर सकते हैं। दूसरा हम करते हैं कि नॉन पार्टिसिपेंट, जिसमें हम शामिल नहीं होते। तीसरा होता है कि नेचुरल, जो भी कंडीशंस एनवायरनमेंट में हैं उसमें ऑब्जर्वेशन करना। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो होता है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन करने वाला है, जो ऑब्जर्वर है, वो उन बिहेवियर में जो बिहेवियर की स्टडी कर रहा है, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसकी स्टडी करना चाह रहा है, तो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके साथ शामिल होकर उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। जैसे किसी ग्रुप में हमें ये देखना है कि बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस लेवल है कैसे अच्छी हो रही है या कैसे ख़राब हो रही है। तो जो हमारा ऑब्जर्वर है, जो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है, वो जो पार्टिसिपेंट है उनके साथ में शामिल हो जाता है और तब परफॉर्मेंस देखता है कि परफॉर्मेंस कैसे अच्छी है, ख़राब हो रही है। सेकंड बात करते हैं नॉन पार्टिसिपेंट। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटर है वो शामिल नहीं होता पार्टिसिपेंट्स के साथ में, बल्कि दूर से देखता है कि हाँ ये कैसे कर रहे हैं और कैसे नहीं कर रहे। फिर होता है नेचुरल ऑब्जर्वेशन, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि कैसा मतलब कोई भी जो एक स्वाभाविक परिस्थिति होती है, इसमें कोई भी जोड़ तोड़ नहीं कर सकते, उसके हिसाब से जो भी एनवायरनमेंट में चल रहा है, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या खुला माहौल है, उसमें स्टडी करेंगे। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड है प्रयोगात्मक मेथड। ये होता है कि जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम उसको कंट्रोल कंडीशन में करना, एक लैब में करना, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना। इसमें क्या होता है कि किसी बिहेवियर का जो किसी बिहेवियर है या फिर मेंटल प्रोसेस है, उसको कंट्रोल कंडीशन में सिस्टमेटिकली वे में उसको ऑब्जर्व करना ही एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाता है। इसमें क्या है कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, उसमें व्यक्ति कैसा होता है उसको मेजर किया जाता है क्वांटिटेटिव तरीके से। तो इसमें ये जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
और एक होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल या फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया। इसमें हम बात करते हैं कि ये तीनों कौन कौन से होते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चर, जो कि वेरी करता रहता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि हमारी जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें ये किस पे डिपेंड रहता है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, इसमें जब जोड़ तोड़ करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा है। जैसे कि हम एक किसी ग्रुप पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमने कोई भी चीज़ बढ़ा दी, या हम किसी देखना चाह रहे हैं कि किसी दवाई का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो उसमें जो हम दवाई की मात्रा बढ़ा रहे हैं वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा, उसमें हम मैनिपुलेशन कर देते हैं। उसका प्रभाव जिस पे पड़ रहा है वो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको हम स्टडी नहीं करना चाहते, उनको कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की एज है, उसके इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उनकी हम स्टडी नहीं करते, वो एक्सटेनियस वेरिएबल होते हैं जिनको हम कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें ये मेन इसे कहा जाता है कि इसमें कोज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप पाई जाती है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें क्या कहा है कि फिर इसके बाद हम इसमें कुछ इसके मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट भी होती है, ये कंट्रोल कंडीशन में ही होता है। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड कौन सा आता है जिसमें, वो है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड साइकोलॉजी में जैसे जो प्रॉब्लम्स आती है उनमें हम सर्वे करते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके जो एटीट्यूड है वो कैसे चेंज हो रहा है, या उसका जो भी कोई रिप्रेजेंटेशन हो रहा है किसी चीज़ का वो कैसे हो रहा है। तो इसके लिए हम सर्वे हम कर सकते हैं 4 तरीके से। इंटरव्यू सर्वे, डार्क सर्वे यानी कि मेल करके किसी भी चीज़ को, मेल सर्वे, पैनल सर्वे और टेलीफोनिक सर्वे। तो इसमें क्या आता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरव्यू की। हमें जो भी डाटा कलेक्ट करने हैं, किसी प्रॉब्लम है तो उसके बारे में डाटा कलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए हम अब जो सैंपल लेते हैं तो सैंपल में जो शामिल होने वाले लोग हैं हम सभी व्यक्ति को एक एक करके, उसका जो रिसर्चर होता है वो सबको इंटरव्यू लेता है कि भाई उन्हें जो प्रॉब्लम है उसके बारे में कुछ पर्सन पूछता है और उनका इंटरव्यू लेता है। जब व्यक्ति को जवाब देता है और फिर समझता है कि उनसे डाटा कलेक्ट करता है और फिर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करता है। फिर सेकंड आता है कि मेल सर्वे, कि जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके क्वेश्चनियर बना लेते हैं उसका, और उसको एक छपवा कर और उसकी एक बुकलेट तैयार करके जो भी हमारे मतलब ये जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डाक द्वारा भेज देते हैं। उनको मेल कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि सही सही उत्तर देकर अपनी जो आपकी बुकलेट है उसको वापस डाक द्वारा हमें भेज दीजिए, और फिर डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास पैनल सर्वे, कि पैनल सर्वे में क्या होता है। पैनल सर्वे में क्या है कि हम एक ही ग्रुप की कोई सैंपल है जो उसका इंटरव्यू लिया जाता है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक सैंपल से जो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो हमारे पर्सन है कम से कम उसे 2-3 बार या मतलब कुछ कुछ टाइम गैप पर पूछे जाते हैं, और फिर उनका एनालिसिस करके रिसर्चर एक मतलब कंक्लूजन पर पहुंचता है कि हाँ ये बताना चाह रहे हैं, और उससे हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं इससे ये फ़ायदा हो जाता है, पता चल जाता है कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम के प्रति हमारे जो व्यक्ति होता है जिससे प्रॉब्लम है उसका एटीट्यूड है उसको में चेंज आ रहा है। फिर हम बात करते हैं टेलीफोनिक सर्वे। तो जब हम रिसर्चर स्टडी करता है तो वो देखता है कि व्यक्ति के द्वारा जो पर्सन होते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड जो पर्सन है उसको फ़ोन करके पूछता है कि, और वैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो इसका ये है कि मेरिट तो ये हो जाता है कि कम समय में ये जल्दी कर लिया जाता है,
अधिक से अधिक व्यक्तियों का हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं इससे। और इसका डीमेरिट की है कि ये जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं पे किया जा सकता है, कुछ जो छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, उन पे नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मेथड। लॉन्गिट्यूडनल मेथड, लॉन्गिट्यूडनल मेथड क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल मेथड ऐसा है कि जिसमें जो हमारे रिसर्चर होते हैं उसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों की स्टडी की जाती है से डिफरेंट टाइम पर उनके बिहेवियर को और जो अन्य उसके गुण होते हैं उनमें जो चेंजमेंट होते हैं उनके आधार पर करते हैं। इसमें व्यक्तियों का जो एक ग्रुप होता है उसकी स्टडी की जाती है, पर ये स्टडी टाइम इंटरवल पर की जाती है। अगर हम जाने तो इसमें ये होता है कि एक ही ग्रुप ले लिया जाता है, जैसे डिफरेंट एज का ग्रुप ले लिया या फिर एक एज का ग्रुप एक जैसे इसमें एक एज का ग्रुप ले लिया कि कोई बच्चा 4 साल का है, फिर उसी 4 साल के जो ग्रुप हैं उसकी स्टडी 2 साल बाद करेंगे। सेम ग्रुप की स्टडी कुछ टाइम इंटरवल के बाद की जाएगी। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल मेथड। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉस सेक्शनल मेथड। क्रॉस सेक्शनल मेथड जो है इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर हैं डिफरेंट एज और जो सोशो कल्चर लेवल होते हैं उसमें जो व्यक्ति हैं उनकी सेलेक्ट करके और कई ग्रुप बना देता है जिनकी स्टडी एक ही समय में एक साथ की जाती है। जैसे इसमें ये कि स्टडी करनी है हमें, तो एक ग्रुप ले लिया जिसमें 4 साल के बच्चे हैं, एक ऐसा ग्रुप ले लिया जिसमें 6 साल के बच्चे, एक ऐसा ग्रुप लिया जिसमें 8 साल के बच्चे, मतलब सेम टाइम में अलग अलग ग्रुप के बच्चे लेके उन पर स्टडी करना, ये होता है क्रॉस सेक्शनल मेथड। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉस कल्चरल मेथड। क्रॉस कल्चरल नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डिफरेंट कल्चर होंगे, उनमें स्टडी की जाएगी। इसमें ये है कि 2 या 2 से अधिक जो सोसाइटी के लिए जो डाटा है उनको कंपेयर किया जाता है और यह एनालिसिस किया जाता है कि इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं होगा बल्कि जो उसका कोई सोसाइटी का कल्चर है उसमें कंपेयर किया जाता है और उसकी स्टडी की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो विभिन्न कल्चर के लोग होते हैं उनकी स्टडी आसानी से की जा सकती है और उनके जो वेरिएबल्स में जो वेरिएशंस आते हैं उनको बारे में पता चलता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड। क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड में क्या होता है, इसमें जो कोई पैथोलॉजिकल सिम्टम्स होता है तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे सिगमंड फ्राइड ने बताया कि कुछ मानसिक बीमारियां होती हैं, उनकी स्टडी करने के लिए क्लिनिकल फील्ड का यूज़ करते हैं। इसमें केस हिस्ट्री लेते हैं हम। केस हिस्ट्री के लिए तो हम बात करते हैं इसमें केस हिस्ट्री कैसे ली जाती है। केस हिस्ट्री के लिए हम उसकी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, जैसे पहले की जो इन्फॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती है, उसको लेते हैं कि व्यक्ति का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, जेंडर क्या है उसका, माता पिता की उम्र क्या है, क्या काम करते हैं, क्या शिक्षा ले रखी है, इसके बारे में केस हिस्ट्री में हम बात करते हैं। प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हम बात पूछते हैं उससे कि उसका पास्ट की हिस्ट्री क्या रही है। पास्ट हिस्ट्री में क्या आएगा कि जब वो बच्चा हुआ था तो उसकी अपनी मतलब जब उसकी माँ ने कंसीव किया था उसकी माँ की सिचुएशंस कैसे थी, उसकी जो डिलीवरी हुई थी वो कैसे हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सिजेरियन हुई है, कौन सा उसका बर्थ ऑर्डर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उस टाइम उसे जब बच्चा पैदा हुआ था तो कोई शारीरिक आघात पहुंचा हो या कुछ हुआ हो तो इसके बारे में पूछेंगे। और फिर उससे पूछते हैं कि उसकी प्रेजेंट की कंडीशंस क्या है, प्रेजेंट कंडीशंस कि उसकी फ़िलहाल क्या हॉबीज़ हैं, क्या उसका एटीट्यूड है किसी चीज़ को लेकर, क्या उसके एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं, इमोशनल लेवल क्या है,
तो ऐसे केस हिस्ट्री ली जाती है उसकी। एक आता है कोरिलेशनल मेथड। मतलब कि सहसंबंधन विधि। सहसंबंधात्मक विधि में क्या होता है कि दो जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो ये कोज इफेक्ट रिलेशनशिप जहाँ कायम नहीं किया जा सकता उसमें हम कोरिलेशन मेथड की बात करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं कि जो रिसर्चर हैं, दो कोई इवेंट्स हैं या वेरिएबल्स हैं या बिहेवियर हैं, उनके बीच में कोरिलेशन निकालने की कोशिश करता है। स्टडी करने के लिए सब्जेक्ट का एक ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है और उसके जो सब्जेक्ट होते हैं उसका जो इंटरेस्ट वाले जो वेरिएबल हैं उसका यूज़ किया जाता है और फिर जो स्कोर मिलते हैं उसका रिलेशन जो दूसरा ग्रुप होता है उसके साथ निकाला जाता है स्टैटिस्टिकल टूल से। तो एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप पर अगर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गई, अगर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर कोई प्रभाव ही नहीं डाल रहा तो वो जीरो कोरिलेशन हो गया। तो इसमें 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन। तो आज हमने ये मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी जाने। थैंक यू।